Saurabh Mishra, and I welcome you all to the very first season of the Concepts of English, powered by the Brilliant Foundation. Students and friends, English is the most compulsory language we need nowadays. लेक्चर की शुरुआत मैं इस तरह से करूँगा कि हम सबको इंग्लिश सीखने की ज़रूरत है. इंग्लिश इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड. जापानीज़ भी इंग्लिश सीख रहे हैं क्योंकि उन्हें अपना बिजनेस एक्सपेंड करना है यूएस के साथ. इतनी इम्पोर्टेंट लैंग्वेज और हम उसमें पीछे. इसका कारण यह है कि हम उसे सीरियसली नहीं पढ़ते. वी एक्चुअली डोंट टेक इट सीरियसली when it comes to learning a language. And always remember, learning a language requires the most important thing, that is consistency. Consistency लगातार आपको करना पड़ेगा, तब आप जाकर कोई लैंग्वेज सीखते हैं. बीट हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, उर्दू, कोई भी लैंग्वेज सीखने के लिए आपको पैशनेट होकर उस पर कंसिस्टेंटली काम करना पड़ेगा. Then only you will grab the concept inside it. That is the most essential aspect you all need, or in fact we all need. अब बात आती है कि स्पोकन तो है वो नॉर्मली कर लेंगे, नॉर्मल जो बोलचाल की भाषा है वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं. ग्रामर उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता. बट आप सब कम्युनिकेट करते हैं, टीवी देखते हैं, यूट्यूब देखते हैं. आप देखो जो भी इंग्लिश में स्पीच देते हैं या किसी से कम्युनिकेट करते हैं, आप ध्यान दो वो एक भी ग्रामेटिकल एरर नहीं करते. ग्रामर के हिसाब से स्पोकन नहीं चलता, दैट इज ट्रू. बट व्हेन इट कम्स टू स्पीक और रीड और राइट, यू मस्ट फॉलो ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स. ग्रामेटिकल रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करके ही आप कम्युनिकेट कर पाएंगे. और ये हार्ड एंड ट्रूथ है, ये कड़वा सच है कि आपको ग्रामर सीखना ही पड़ेगा. मैंने कोई स्पोकन की क्लास नहीं ली, मैंने कभी स्पोकन इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स ज्वाइन नहीं किया. मैंने अपने ग्रामर को मजबूत किया और उसे बार बार बोला. कम्युनिकेशन आपको खुद से करना पड़ेगा और आपको खुद से अपने अंदर चाह जगानी पड़ेगी कि अब बहुत हुआ. नाउ बॉटम हैज़ बीन अप, नाउ द टाइम इज अप, नाउ इट्स हाई टाइम वी मस्ट लर्न इंग्लिश थॉरोली. अब आपको ये खुद से सोचना है कि आपको इंग्लिश सीखनी है. दैट इज़ द ओनली वे टू स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो. तो आज जब मैं इंग्लिश की क्लास शुरू करूंगा, मैं भी उसे शुरू से ही करूंगा. आप हेडिंग देख सकते हैं, सेंटेंसेस. मैं कुछ छोटी मोटी बेसिक बातें पहले करके हम सेंटेंस पे जंप करेंगे. सेंटेंस में कितने टाइप के सेंटेंसेस होते हैं, एग्जामिनेशन पर्पस से या फिर आप बोलचाल की भाषा में कहें तो जब हम आपस में बात करते हैं तब भी कौन कौन से सेंटेंसेस इस्तेमाल करते हैं, वो आज सब सारे के सारे आज कवर किए जाएंगे. आपको क्या करना है, आपके पास दो ऑप्शन है. या तो आप फिर से इस वीडियो को एक बार देखें और फिर स्किप कर जाएं, एक अगली वीडियो आएगी उसे ना देखें, फिर अगली वीडियो आएगी चलो देख लिया. या तो आप ये कर सकते हैं, या फिर कंसिस्टेंटली स्टेप बाय स्टेप जैसे मैं चलूँगा वैसे आप मेरे साथ चलेंगे, तब हम इंग्लिश को कमांड कर पाएंगे. नॉट फॉर द कम्युनिकेशन, आई रिपीट, नॉट फॉर द कम्युनिकेशन बट टू क्रैक एग्जामिनेशंस एज वेल. कैट, मैट, टॉफल, GRE, SSC, बैंक, PO, रेलवेज, इन सब में क्या हो रहा है, CTET, इन सब में क्या हो रहा है, इंग्लिश की वजह से हम मार खा रहे हैं. दैट्स बिकॉज वी डोंट नो द कॉन्सेप्ट कि यहाँ पर प्रेपोजिशन कौन सा है, यहाँ पर एडवर्ब कौन सा है, यहाँ एडजेक्टिव कौन सा है, यहाँ इन्फिनिटिव लगाना है कि नहीं लगाना, जीरेंट लगाना है कि नहीं लगाना. ये सारी चीज़ों में हम मार खा जाते हैं. अरे बाय लगाएं कि विथ लगाएं, है ना, ये चीज़ें हमारे साथ होती हैं, है ना. यहाँ पर दैट लगा दें या हुज विच क्या लगा दें, WH वर्ड इस्तेमाल करें या ना करें. That is the confusion we are going to clear right now. From today onwards, we will start it seriously. पढ़ाई को सीरियसली लेंगे तभी हम कुछ सीख पाएंगे. इसी स्पीच के साथ मैं लेक्चर शुरू करता हूँ. सबसे पहले हम बात करते हैं इंग्लिश की. इंग्लिश इज़ अ लैंग्वेज, भाषा है एक. इंग्लिश में आपसे अगर कोई पूछे कि कितने अल्फ़ाबेट्स होते हैं, नॉर्मली अगर कोई कहेगा तो आप जल्दीबाजी में आंसर कर देंगे कि 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं. बट नहीं, अल्फ़ाबेट का मतलब होता है वर्णमाला. वर्णमाला एक ही है, अंग्रेजी वर्णमाला, इंग्लिश अल्फ़ाबेट. उस इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अंदर 26 लेटर्स होते हैं, 26 A to Z. ये तो पता ही हमें ABCD वगैरह Z तक. उन ABCD को A to Z को हमने दो पार्ट्स में बांटा, वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स.
हिंदी में अगर उसे कहें तो स्वर और व्यंजन, ये बेसिक बात है। अच्छा, इन सब चीज़ों के साथ मैं आपसे ये भी कह दूंगा कि बहुत सारी चीज़ें आपको पहले से पता होंगी। ऐसा नहीं है कि आपने इंग्लिश को कभी नहीं पढ़ा, है ना, लैंग्वेज ही नहीं आती, इंग्लिश होती क्या है भाई, है ना, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। इंग्लिश आपको आती है, लेकिन जब आप सीखने के लिए बैठें तो आप ये सोच कर बैठें दैट आई नो नथिंग, आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो एंड आई विल गो टू द टॉप स्टेप बाय स्टेप। तो जब आप सीखें तो आप ठीक है, चलो अगर मैं कोई बात ऐसी कह रहा हूँ जो आपको पहले से पता है तो उसको आप रिवीजन के तौर पर लें और उससे आगे बढ़ें। ठीक है, आपको पता ही है पहले कि A to Z अल्फ़ाबेट्स होते हैं, उसमें वॉवेल्स होते हैं E-I-O-U। आपको आगे फर्दर जब मैं बताऊंगा तो उसमें 4 ही वॉवेल्स कंसिडर होते हैं। उसके बाद आप आ जाओ कॉन्सोनेंट्स में, बाकी सारे जितने भी लेटर्स बच गए वो सारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं। उसके बाद अब हम आते हैं वर्ड्स पे। तो वर्ड्स कैसे बनते हैं? लेटर्स को फॉर्म किया, ग्रुप ऑफ वर्ड्स को बनाया, ग्रुप ऑफ लेटर्स को बनाया और उससे बन गए वर्ड्स। उसी तरह से सेंटेंस। अब सेंटेंस भी बहुत तरीके के होते हैं, लेकिन पहले सेंटेंस होता क्या है? What is a sentence? ये भी आपको पता है सेंटेंस किसे कहते हैं, है ना। साधारण सी एक इसकी परिभाषा है। इट हैज अ सिंपल लेमन डेफिनेशन, आई एम गोइंग टू राइट इट। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स which makes a complete sense is called a sentence. अब जैसे कभी कभी आप सोचते हैं कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो बोल दिया, ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो गया, लेकिन कुछ ऐसे भी सेंटेंसेस वर्ड्स होते हैं जिसमें सेंटेंस तो होते ही नहीं और बात भी पूरी हो जाती है ना। ग्रुप ऑफ वर्ड्स, वन वर्ड, नाम क्या है? राघव, खत्म। मैंने तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स इस्तेमाल ही नहीं किए। आई डिडंट इवन यूज 2 वर्ड्स, आई आंसर्ड इन सिंगल वर्ड, व्हाट इज योर नेम? राघव। दैट इज द ओनली आंसर आई एम गिविंग यू एंड द ओनली वर्ड, बट इट इज अ सेंटेंस। व्हाई? बिकॉज आई स्किप ऑल दोज वर्ड्स। दैट इज व्हाट कम्युनिकेशन इज ऑल अबाउट। कम्युनिकेशन का मतलब होता है बातचीत। अगर आप मेरी बात समझ जाते हैं उन वर्ड से तो उसको सेंटेंस कहते हैं। इसलिए लिखा है विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस। ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि सेंटेंस में जरूरी नहीं कि सारा का सारा। मैं आपको बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ, देखो। जैसे मैं आपको पहला एग्जांपल देता हूँ, राम इज अ बॉय, ही वंस कॉल्ड टू या कॉल्ड फॉर पिज्जा। 2 सेंटेंस मैंने इसमें लिखे हैं। राम इज अ बॉय, ही वंस कॉल्ड फॉर पिज्जा। ये किस तरह का सेंटेंस है हम बाद में पढ़ेंगे, पहले बेसिक तो देख लें। एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है ये, और मैं यहाँ सब फुल स्टॉप लगाता हूँ ताकि आप बाइफरकेट कर सको। और दूसरा सेंटेंस है ये। अब एक और सेंटेंस मैं लिख रहा हूँ, हेलो फन पिज्जा। मैं किसी पिज्जा कंपनी का नाम नहीं लिख सकता, मे बी कॉपीराइट का इश्यू हो जाए, दैट्स व्हाई यूट्यूब के बहुत सारे ग्लिच होते हैं। अब मैंने क्या लिखा? हेलो फन पिज्जा। अब ये भी नहीं लिखेगा, ये भी मुझे लिखने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ लिखूं फन पिज्जा, दैट इज ऑल्सो सफिशियंट। आप जब किसी पिज्ज़ा रेस्टोरेंट में कॉल करोगे कि मुझे पिज्ज़ा चाहिए, तो वो आपको सिर्फ नाम कहेगा। वो सारे के सारे वर्ड्स जो कि इस सेंटेंस को कंप्लीट बना रहे थे उसने छोड़ दिया। उसे क्या कहना था? हेलो, थैंक यू फॉर कॉलिंग फन पिज्जा, हाउ मे आई हेल्प यू टुडे, या हाउ मे आई असिस्ट यू विद टुडे। दैट इज द सेंटेंस he or she must say when you speak. You said hello, he must say thank you for calling Fun Pizza, how may I assist you with today. That is the sentence he must say. लेकिन उसने क्या कहा? Fun Pizza, और आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया। ये है सेंटेंस, ये है इसकी खासियत कि वैसे वर्ड्स जो कंप्लीट सेंस दे दें उसे कहते हैं सेंटेंस। ठीक है। यस नो क्वेश्चंस जो आपने पढ़े हैं, रामायण पढ़ी है? नहीं। महाभारत पढ़ा है? हाँ।
बस हाँ मैंने महाभारत पढ़ा है, हाँ मैंने रामायण पढ़ी है, ये पूरा सेंटेंस बोलने की जरूरत ही नहीं थी. द सिंगल वर्ड विच मेड द सेंस आई एम ट्राइंग टू से इज सफिशिएंट टू मेक अ सेंटेंस. यही सेंटेंस की खासियत होती है. ठीक, सेंटेंस को हम 3 पार्ट में कैटेगराइज करेंगे. पार्ट ए यानी कि टाइप ए, टाइप बी और टाइप सी. आप इसे कॉपी करें, फिर हम उसमें आगे बढ़ते हैं. अब हम बात करते हैं टाइप ए ऑफ सेंटेंसेस. 3 टाइप्स मैंने कहा आपको मैं पढ़ाऊंगा, तो टाइप ए की बात करते हैं. जो बेसिक्स है, जो बेसिक होते हैं सेंटेंसेस 4 टाइप के, उनकी बात करते हैं. टाइप ए, पहला, इसे कहते हैं असर्टिव या डिक्लेरेटिव या स्टेटमेंट. एक तरीके का फैक्ट. पॉजिटिव सेंटेंसेस जो हम टाइप बी पढ़ेंगे, इसे पॉजिटिव सेंटेंस भी, जो फैक्ट्स होते हैं, जो स्टेटमेंट्स होते हैं. न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया इज अ फैक्ट, इज अ स्टेटमेंट. पॉजिटिव सेंटेंस है. ही हैज ऑलवेज हेल्प्ड मी टू ओवरकम द ट्रबल. ये पॉजिटिव सेंटेंस है. डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, स्टेटमेंट है. आई सॉ द मैन हु स्टोल द कार. ये एक असर्टिव सेंटेंस है, पॉजिटिव है. ठीक है, ये सारे अफर्मेटिव जिसे कहते हैं, सकारात्मक वाक्य जिसे आप कहते हो, वो हम टाइप बी में पढ़ेंगे भी उसे. ये है टाइप 1. ठीक है, एग्जाम्पल अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं. राम टॉक्स टू सीता. अब नॉर्मल सेंटेंसेस होते हैं इसमें. दूसरा टाइप सेंटेंस हम देखें. दूसरा टाइप सेंटेंस का क्या होता है? इंटरोगेटिव सेंटेंस. इंटरोगेटिव सेंटेंस, जी हाँ, ये इंटरोगेटिव है, ना कि इंट्रोगेटिव. प्लीज प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान दें, क्योंकि आप जिस एक्सेंट में बोलते हैं वो इफेक्टिव है. इंग्लिश तो सब बोल लेते हैं. आई एम गोइंग टू मार्केट एंड आई एम गोइंग टू मार्केट, उसमें फ़र्क है दोनों के एक्सेंट में. तो जो बोली की, जो हमारी बोली है, जिस तरह से हम बोलते हैं, वो इफेक्ट करता है, वो इम्प्रेशन लाता है. तो स्पोकन में इसकी ज़रूरत पड़ती है. तो इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी कि क्वेश्चन वाले सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य हिंदी में कहते हैं इसे. जैसे लिखें, हु किल्ड बाहुबली, है ना. हु किल्ड बाहुबली. वैसे तो पूरे वर्ल्ड को पता चल गया है कि किसने बाहुबली को मारा, बट ये एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन मार्क वाले. ये सिंबल बताता है कि ये क्वेश्चन है. इस सिंबल से हम उसको क्वेश्चन के तौर पर देखते हैं. अगले सेंटेंस हम क्या पढ़ें? तीसरा सेंटेंस है इंपेरेटिव. इंपेरेटिव भाववाचक वाक्य जिसमें भावनाएं व्यक्त करें, फीलिंग्स, एक्सप्रेशंस, सैड, हैप्पी, सॉरो, ये सारे के सारे इसमें आते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस में. एक कमांड, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, ये सारी चीज़ें जो हम करते हैं, वो सारे के सारे सेंटेंसेस इसमें रखते हैं. सिट डाउन एंड सिट प्रॉपर्ली. प्लीज, कुड यू प्लीज पास मी द बॉटल. ये सारा सेंटेंस क्या है? रिक्वेस्ट करेगा. प्लीज शिफ्ट अ बिट, आई वुड लाइक टू सिट देयर. ये सेंटेंस क्या होगा? इसमें हमने रिक्वेस्ट करी. ठीक है, ये आई ऑर्डर्ड हिम टू सर्व मी द पास्ता. मैंने उसे पास्ता सर्व करने का आदेश दिया. तो ये कमांड का सेंटेंस हो गया. ये सारे के सारे सेंटेंस इंपेरेटिव सेंटेंस के अंदर रखे जाते हैं. मैं एग्जांपल्स लिख देता हूं. ये एग्जांपल्स हो गए इंपेरेटिव सेंटेंस के. अच्छा, एक और बात मैं आपसे करना चाहूँगा. जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस, इसकी एक सेपरेट वीडियो में बनाऊंगा नेक्स्ट. क्योंकि इंपेरेटिव सेंटेंस, ये जो इंटरोगेटिव है, इसमें मैंने देखा है कि सीटेट वगैरह में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि ओपन एंडेड क्वेश्चन और क्लोज एंडेड क्वेश्चंस कौन से हैं. तो इसकी सेपरेट वीडियो बनाऊंगा मैं. ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड क्या होते हैं.
जैसे मैं आपको एक एग्जांपल अभी देता हूं. इफ आई राइट व्हाट इज योर नेम, दिस इज अ क्वेश्चन. टू आंसर इट I would write two sentences. First will come under close-ended answers questions और दूसरा क्या बनेगा open-ended question. जैसे कि मैं लिखूं राघव और दूसरा मैं लिखूं Why should I tell you? Why should I tell you? ये क्या किया मैंने, क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन कर दिया. ये है ओपन एंडेड क्वेश्चन. व्हाई डू यू वांट टू नो माय नेम? व्हाई डू यू एग्जैक्टली वांट टू नो माय नेम? व्हाट इज द बेनिफिट? ये सारे क्या हो गए, ओपन एंडेड क्वेश्चन हो गए. मैंने क्वेश्चन पे क्वेश्चन कर दिया. अब पहले भाई साहब आप जवाब दो, तब तो बात आगे बढ़ेगी, तब तो मैं नाम बताऊंगा अपना. यहाँ क्या किया मैंने, तुम्हारा नाम क्या है राघव, मैंने बात खत्म कर दी. तो ये होता है ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड. इसे हम डीपली स्टडी करेंगे क्योंकि ये एग्जाम पर्पस से लोग गलतियां करते हैं इसमें, इसलिए हम इसमें डिटेल्ड स्टडी करेंगे इसको. ठीक है, ये इतना आप कॉपी करें या आप, मैं एक्सक्लेमेटरी भी साथ साथ लिख देता हूं. चौथा जो टाइप है दैट इज एक्सक्लेमेटरी. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. इस तरह के सेंटेंसेस में होता है इंपेरेटिव सेंटेंस का ही एक इम्प्रोवाइज्ड वर्जन हम इसे कह सकते हैं. ठीक है, सडन फीलिंग्स, सडन एक्सप्रेशंस कहते हैं इसे. ओ माय गॉड, दीज आर द सेंटेंस, वाव, मार्वेलस. ये सारे के सारे क्या है, हमने अपने एक्सप्रेशंस को बहुत ज्यादा जोर दिया, फोर्स किया और उसे स्ट्रेस दिया और उसे मैंने तब उसको एक्सप्रेस किया. तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस. तो यहां हम लिखेंगे sentences which uses sudden feelings. जैसे कि ओ माय गॉड. मैं आपको एक और बात बता दूं, एक सेकेंड, ये मैंने क्या लिखा, इट्स गॉड, ओ माय गॉड. ये जो आप साइन देख रहे हैं इसे कहते हैं एक्सक्लेमेटरी साइन. ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है और इसे एक्सक्लेमेशन मार्क के तौर पर जानते हैं. और ये है आपका इंटरजेक्शन. देखो अभी मैंने गलती करी, और ये है इंटरजेक्शन. इसी मार्क को हम इंटरजेक्शन, आपने पढ़ा है पार्ट्स ऑफ स्पीच, सबने पढ़ा है ना. 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन. तो दैट इंटरजेक्शन इज द सिंबल which we use in exclamatory sentences to make it exclamatory. exclamatory की पहचान देने के लिए हम वहां पर इंटरजेक्शन सिंबल का इस्तेमाल करते हैं. आई होप आपको इतना क्लियर है. वैसे तो बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में मैंने बताया और ये बहुत आसान है, सब जानते हैं. प्लीज कॉपी करें, हम आगे बढ़ते हैं. अब हम बढ़ते हैं टाइप बी की तरफ. टाइप ए हमने पढ़ा, 4 टाइप के सेंटेंसेस पढ़े. असर्टिव, डिक्लेरेटिव या स्टेटमेंट पहला, इंटरोगेटिव दूसरा, इंपेरेटिव तीसरा और एक्सक्लेमेटरी चौथा. ठीक, अब हम बात करेंगे टाइप बी की. टाइप बी में इन 4 सेंटेंसेस को किस किस तरीके से हम लिख सकते हैं उसकी बात करेंगे. टाइप बी एंड टाइप सी इज ऑल अबाउट हाउ वी राइट दीज टाइप ए sentences. So we will learn how to write these 4 sentences in such a way that it makes different stress, different expressions. तो टाइप बी की बात करें हम. टाइप बी पहला, फर्स्ट वन इज पॉजिटिव सेंटेंस. सकारात्मक वाक्य, पॉजिटिव. वैसे तो राम आम खाता है, ऐसे मुझे शुरू करना चाहिए था, बट राम कितना आम खाएगा. अब किसी और को मौका देते हैं और कुछ दूसरे सेंटेंसेस इस्तेमाल करते हैं. तो पॉजिटिव सेंटेंसेस, क्या एग्जांपल लिखूं मैं कि आई स्टडी इंग्लिश ऑन मंडे
at 7 AM। ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है। मैं सोमवार सुबह 7 बजे इंग्लिश पढ़ता हूँ। इसे थोड़ा और लिखें, अच्छा लिखें तो एवरी मंडे लिख सकते हैं हम इसे। एवरी मंडे, हर सुबह सोमवार 7 बजे सुबह मैं इंग्लिश पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ। अब हम आते हैं दूसरे पे। तो पॉजिटिव हो गया तो एक नेगेटिव भी होना चाहिए। सो द सेकेंड वन विल बी नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का मतलब नकारात्मक, नेगेटिविटी आ जाए, नहीं, ये वर्ड इस्तेमाल होना चाहिए। तो उसे क्या कहते हैं? नेगेटिव सेंटेंसेस। एग्जाम्पल देखते हैं। आई डोंट थिंक यू कैन डू दिस। आई डोंट थिंक यू कैन डू दिस। मुझे नहीं लगता तुमसे हो पाएगा, है ना। ये एक फिल्म की का डायलॉग भी है, आई थिंक, बेटा तुमसे ना हो पाएगा। दैट इज द थिंग, नेगेटिविटी। ये है नेगेटिव सेंटेंस कि तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम नहीं कर पाओगे। तो आई डोंट थिंक, ये है नेगेटिव सेंटेंस का इस्तेमाल करने का तरीका कि हमने नॉट को इस्तेमाल किया। पॉजिटिव को भी नेगेटिव, यहां पे भी मैं लिख सकता था आई डोंट स्टडी, लिख देंगे, ये तो हो जाएगा कि मैं नहीं पढ़ता हूं, सोमवार को मैं नहीं पढ़ता इंग्लिश। ये नेगेटिव सेंटेंस बन सकता है। तो नेगेटिव सेंटेंस के लिए प्राइमरी टारगेट क्या है? नॉट। उसके बाद तीसरा क्या आएंगे हम? इंटरोगेटिव सेंटेंस को बनाएंगे हम। देखो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस यहां भी पीछा नहीं छोड़ता, ठीक है। अब क्या करें? इंटरोगेटिव क्वेश्चन भी तो बनाना है। अब आपको मैं अभी बता देता हूं ताकि आपको फ्यूचर में जब मैं रिकॉल कराऊं, जब वर्ब वगैरह हम पढ़ें तो आपको याद आ जाए कि मैंने ऐसा कहा था। जब भी आपको क्वेश्चन बनाना हो, जब भी आपको एक इंटरोगेटिव सेंटेंस लिखना हो, यू शुड प्लेस द हेल्पिंग वर्ब बिफोर सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले रखें। सब्जेक्ट क्या होता है हम डिटेल में बात करेंगे। जो ये सारी चीज़ें हैं, ये सब्जेक्ट जो बोलता है या जिसके बारे में बात होती है उसे सब्जेक्ट कहते हैं इन शॉर्ट। तो सब्जेक्ट के पहले जो वर्ड रखेंगे हम, हेल्पिंग वर्ब को रखेंगे, दैट विल मेक अ क्वेश्चन। जैसे डू यू रियली लव मी फादर? डू यू रियली लव मी फादर? तो यहां क्या हुआ? क्वेश्चन बनाया। अब यू इज द सब्जेक्ट, यू के पहले हमने क्या किया? हेल्पिंग वर्ब को रखा और ये बन गया क्वेश्चन, ठीक है। ये एक प्रश्न हो गया। जो सहायक क्रिया, जिसे हिंदी में कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब को सहायक क्रिया कहते हैं। सहायक क्रिया को कर्ता के पहले रखेंगे, सब्जेक्ट के पहले प्लेस करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को क्वेश्चन अपने आप बन जाएगा। ये सारे सेंटेंसेस में एप्लीकेबल है। जैसे हैव यू गॉन थ्रू द बुक आई गेव? जो किताब मैंने दी थी, क्या वो तुमने पढ़ी है? हैव यू गॉन थ्रू द बुक, क्या किया मैंने? सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब को प्लेस कर दिया। तो ये क्वेश्चन बनाने का तरीका होता है। इसे हम डिटेल में पढ़ेंगे, नॉट टू वरी, बट स्टिल आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन हम कैसे बना रहे हैं, कैसे ये नॉर्मल क्वेश्चंस, नॉर्मल सेंटेंसेस क्वेश्चन में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो आपको पता होना चाहिए। टू प्लेस द हेल्पिंग वर्ब बिफोर सब्जेक्ट, दैट इज द ओनली रूल। चौथा क्या पढ़ेंगे हम? इन दोनों को मर्ज कर देते हैं, इंटरोगेटिव और नेगेटिव को। तो फोर्थ वन विल बी इंटरोगेटिव नेगेटिव। इंटरोगेटिव नेगेटिव, इसका मतलब क्या है? क्वेश्चन भी पूछा और नहीं लगाकर पूछा, है ना। क्या तुमने वो फिल्म नहीं देखी जिसमें बाहुबली मर जाता है ना। ये क्या सेंटेंस हुआ? क्वेश्चन भी पूछा और नॉट भी लगा दिया। तुम्हें नहीं पता बाहुबली को कटप्पा ने मारा? क्वेश्चन भी पूछा और नॉट भी लगा दिया, ठीक है। तो लिखेंगे, मैं वो एग्जांपल नहीं दे रहा जो मैंने हिंदी में कहा, मैं आपको दूसरे एग्जांपल्स दे रहा हूं। डोंट यू थिंक
दे शुड मेक बाहुबली 3। मेरी फेवरेट फिल्म है तो मैं तो बार बार रिपीट करूंगा। तो डोंट यू थिंक दे शुड मेक बाहुबली 3? क्वेश्चन मार्क लगा दिया। क्या किया हमने? डू, ये एक हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट के पहले रखा। सो वी मेड दिस सेंटेंस एन इंटरोगेटिव सेंटेंस एंड बाय प्लेसिंग अ नॉट विथ हेल्पिंग वर्ब वी मेड इट इंटरोगेटिव नेगेटिव। क्या किया हमने? हेल्पिंग वर्ब लगाया और साथ में नॉट भी लगा दिया। तो ये क्या बन गया? क्वेश्चन बन गया और नेगेटिव सेंटेंस भी साथ साथ बन गया। इसे कहते हैं इंटरोगेटिव नेगेटिव। साधारण सेंटेंसेस आप मुझे कमेंट सेक्शन में कहेंगे तो मैं आपको साधारण सेंटेंसेस भी लिख के दिखाऊंगा, बट मुझे लगता है कि आपको ये सारी चीजें आती हैं। जैसे मैं आपको एक और सेंटेंस लिख के देता हूं। Why does राम not eat mango? राम को आम तो खाने देना है नहीं, मुझे भी आम पसंद नहीं और राम को भी आम पसंद नहीं है ना, ठीक है। तो राम आम नहीं खाता है आज से। तो why does राम not eat mango? राम आम क्यों नहीं खाता है? क्या किया हमने? क्वेश्चन पूछा। क्वेश्चन पूछने के लिए यहां मैंने WH वर्ड का इस्तेमाल किया है, ये डिटेल में फिर हम पढ़ने वाले हैं, आप टेंशन ना लो। क्वेश्चन पूछने का काम करता है WH वर्ड, इतना तो हमें पता ही है। व्हाट इज योर नेम? व्हाट WH वर्ड है, क्वेश्चन पूछेगा। और डज लगाकर हमने क्या किया? इसे क्वेश्चन बनाया, साथ ही साथ हमने नॉट भी लगाया, ठीक है। Why does राम नॉट ईट मैंगो? राम आम क्यों नहीं खाता है? ये हो गया सेंटेंस चौथा। और आई थिंक 4 हमने कवर भी कर लिए, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। ये हो गया टाइप बी। प्लीज आप कॉपी करें और हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं टाइप सी सेंटेंसेस की, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ सेंटेंस। इसमें 3 टाइप के सेंटेंस हम पढ़ेंगे। आई थिंक कि आपने ये सेंटेंसेस, इसकी जो डेफिनेशन है वो या तो आप भूल गए होंगे या फिर आपने इग्नोर किया होगा। ये 10th क्लास में पढ़ाया जाता है, हमें हिंदी व्याकरण जो है उसमें पढ़ाया जाता है। सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य हिंदी में, ये हमने पढ़ा और हम भूल भी गए। लेकिन इंग्लिश में इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। इंग्लिश में ये जो टाइप सी में पढ़ा रहा हूँ इसमें 3 होती है, सिंपल, कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड। Simple sentences, complex sentences and compound sentences are the 3 types of sentences we must know about. ठीक है, सिंपल सेंटेंस से मैं शुरू करता हूँ। हालांकि इसमें कुछ चीज़ें हैं that I need to explain, but I'll explain it further later on. ठीक है, अभी फिलहाल हम उसे जान लें कि 3 सेंटेंसेस होते हैं, क्योंकि हम सेंटेंस पे फोकस कर रहे हैं। We must know what are the sentences these are. So the first one will be simple sentence. तो सिंपल सेंटेंसेस की बात अगर हम करें, ऐसे सेंटेंस जिसमें कि एक फाइनाइट वर्ब हो और अगर ज़रूरत हो, इफ़ रिक्वायर्ड इट कैन हैव मल्टीपल, मोर देन 1 or 2 नॉन फाइनाइट वर्ब्स। अब फाइनाइट वर्ब क्या होते हैं और नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होते हैं, ये अभी हम स्टॉप कर देते हैं, क्योंकि जब मैं वर्ब पढ़ाऊंगा आपको तो 12-13 तरीके के वर्ब पढ़ाऊंगा, आपको वो समझ में आ जाएगा। अभी आप इसे सिंपल लैंग्वेज में अगर देखें तो इसमें एक मेन वर्ब होना चाहिए और बाकी जो है वर्ब वो सेकेंडरी वर्ब्स हो जाते हैं। मैं आपको एग्जांपल दूंगा, आपको अच्छे से क्लियर होगा। तो लिखेंगे इसमें अ सेंटेंस विच हैज ओनली 1 फाइनाइट वर्ब एंड may have 1 or more non-finite verbs if required। एक फाइनाइट वर्ब तो होना ही चाहिए, यानी कि एक मेन वर्ब तो होना ही चाहिए, और अदर वर्ब्स हैं तो हो ना हो, दैट इज नॉट नेसेसरी, बट वन कंडीशन, एक मेन वर्ब उसकी एसेंशियल कंडीशन है, एक मेन वर्ब तो होना ही चाहिए। जैसे मैं आपको सेंटेंस दिखाऊं, एग्जाम्पल, शी इज
वॉकिंग, वह टहल रही है, चल रही है। वॉकिंग इज अ मेन वर्ब, ठीक है। ये क्या है? मेन वर्ब, मुख्य क्रिया है। वो क्या जो करता है, जो सब्जेक्ट है, इसी को कहते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट या हेल्पिंग वर्ब, और ये मेन वर्ब। तो ये तो हो गया सेंटेंस। इसी चीज को हम कहते हैं फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब। अब दूसरा सेंटेंस मैं लिख रहा हूं, इसे मैं थोड़ी देर के लिए रब कर देता हूं। दूसरा सेंटेंस मैं लिख रहा हूं, ही हैज रिटन अ लेटर टू हेल्प द पुअर। इस सेंटेंस को आप देखो, ही हैज रिटन अ लेटर टू हेल्प द पुअर। गरीबों की मदद करने के लिए उसने एक पत्र लिखा है, ठीक है। लिखा है, हैज के साथ लिखा है हो जाता है, हैज प्लस V3 है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है ये। तो यहां पर आप देखो, ये एक मेन वर्ब है, दूसरा एक ये भी तो है, टू हेल्प, यही है इन्फिनिटिव। जो जो बातें मैं बोलता जा रहा हूं आप उसे रिकॉल करोगे बाद में कि मैंने पहले ही बोला था, इसलिए ध्यान से सुनो। ये भी एक मेन वर्ब है और ये भी एक वर्ब है, लेकिन यहां पर जब तक वो पहला काम करेगा नहीं, दूसरा काम तो होगा नहीं। जब तक वो लेटर लिखेगा नहीं, तब तक वो हेल्प नहीं कर पाएगा। सो दिस इज अ मेन वर्ब और फाइनाइट, and this we can consider as a non-finite verb. अब हिंदी पर आते हैं, इंग्लिश तो पढ़ ही रहे हैं, हिंदी पर आते हैं। हिंदी में मुख्य क्रिया की क्या परिभाषा है? ऐसी क्रिया जिस पर अन्य क्रियाएं निर्भर हों उसे मुख्य क्रिया कहते हैं। हिंदी में मुख्य क्रिया की हिंदी व्याकरण आप जब अगर कभी खोल कर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि मुख्य क्रिया वैसी क्रिया होती है जिस पर अन्य क्रियाएं निर्भर करती हैं। इट इज द वर्ब ऑन विच अदर वर्ब्स डिपेंड अपॉन। अब दूसरा मैं आपको एक सेंटेंस देता हूं, आप उसे समझो, आपको और अच्छे से क्लियर होगा। आई एम गोइंग टू ईट टू हैव अ हेल्दी लाइफ। जो मेरे मन में आ रहा था वही मैंने लिख दिया। यहां देखो आप, गोइंग और टू हैव, ये दो चीजें हैं। गोइंग टू ईट, ठीक है, या तो आप यहां कर दो गोइंग टू ईट है, और हैव, यहां तो ईट को भी आप एक वर्ब कंसीडर कर सकते हो, खाना भी तो एक क्रिया है। चलो मैं इसे भी मार्क कर देता हूं। अब देखो आप, आई एम गोइंग टू ईट टू हैव अ हेल्दी लाइफ और हेल्दी बॉडी, फिजिक जो भी है। अब आप देखो, जब तक मैं जाऊंगा नहीं तब तक मैं खा नहीं पाऊंगा। मान लो कहीं मुझे जाकर खाना है, मान लो किचन में ही जाना है। फर्स्ट आई एंटर द किचन, आई ग्रैब अ प्लेट, हैव सम फूड एंड देन स्टार्ट ईटिंग। So the first action is called main verb. First I need to enter. I'm going to eat. ठीक है, तो इस तरह के सेंटेंस में जब हम एग्जांपल देखते हैं तो मेन वर्ब जो होता है उस पर सारे के सारे वर्ब जो होते हैं डिपेंड होते हैं, और मेन वर्ब में ही हम ग्रामेटिकल चेंजेस करते हैं। जो वर्ब की फॉर्म्स होती हैं वो मेन वर्ब में ही चेंज होते हैं। यहाँ आप देखो, दिस हेल्प इज इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म V1, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, but here written is in the third form of verb. Write, wrote and written, the third form is written here. देखो मैंने written फिर से इस्तेमाल किया, तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। मेन वर्ब के साथ ही हम वर्ब फॉर्म की फॉर्म्स को चेंज करते हैं। V1, V2, V3 जो इस्तेमाल होते हैं वो मेन वर्ब के लिए इस्तेमाल होते हैं, ना कि बाकी सारे। ये है सिंपल, ठीक है, इसे आप कॉपी करें। अब हम बात करेंगे दूसरे टाइप की। अभी हमने पढ़ा सिंपल सेंटेंसेस, अब हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस।
कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, जैसा नाम वैसी डेफिनेशन भी है। मैं लिख रहा हूं डेफिनेशन, आप देखो। अ सेंटेंस इन विच there exist more than one finite verb and it has one principal clause joined by, या इसे ऐसे लिखें, एंड अ सबऑर्डिनेट क्लॉज जॉइंड बाय अ सबऑर्डिनेट कंजक्शन। ये मैंने क्या लिख दिया है ना, बहुत सारे नए वर्ड्स आ गए इसमें। ऑब्वियसली आपको यहाँ पर प्रिंसिपल क्लॉज, सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज और सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन की जानकारी में भी ना हो, क्योंकि ये स्टार्टिंग है तो इसमें भारी भरकम वर्ड्स का इस्तेमाल करना अप्रोप्रिएट नहीं है, बट स्टिल आई मस्ट राइट द करेक्ट डेफिनेशन। प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज जब हम नाउन पढ़ेंगे तब हम इसको पढ़ेंगे नाउन के क्लॉज। अभी आप ये जानो कि एक सेंटेंस जो प्राइमरी सेंटेंस है, मुख्य सेंटेंस, मुख्य वाक्य, दूसरा वाक्य उस पर निर्भर करता है। ठीक है, सबऑर्डिनेट का मतलब यही होता है, सहायक। ठीक है, पहले को पूरा करने में दूसरा सहायता करे उसे कहते हैं सहायक। निर्भरता, सबऑर्डिनेट। तो पहले दो सेंटेंस इसमें है, इतना तो हमें पता चल गया। दो सेंटेंस को कौन जोड़ रहा है? कंजक्शन। कंजक्शन के दो टाइप होते हैं, वैसे तो तीन होते हैं। अभी हम लोगों को यहाँ पर सबऑर्डिनेट कंजक्शन का इस्तेमाल करना है इसे जोड़ने में। थोड़ा सा टफ है, बट जैसे जैसे आप इसे पढ़ते जाओगे आपको पता चलेगा कि ये डेफिनेशन जो हमने पढ़ी थी अच्छा वो ऐसे था। ठीक, एग्जांपल मैं दे रहा हूँ आपको, आई होप थोड़ा बहुत क्लियर होगा। पहला, आई नो द मैन हु किल्ड द मंकी। मुझे पता है आप यही सोच रहे हैं कि मैंने टाइगर क्यों नहीं लिखा। ना ना ना, टाइगर वैसे ही कम बचे हैं, है ना। टाइगर जिंदा है तो अच्छी बात है। तो आई नो द मैन हु किल्ड द टाइगर, हु किल्ड द मंकी। देखो ये बिल्कुल वो राम आम खाता है वाली बात हो गई कि बिल्कुल जुबान पर ये सेंटेंस है कि बाघ और शेर को ही मारेंगे, बंदर से तो कोई भाई दुश्मनी हमारी है नहीं। जो कम हो रहा है उनको हम कम कर देंगे। यहां पर ये जो वर्ड है हु, ये है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, ये जो पहला सेंटेंस है इसे हम कहते हैं प्रिंसिपल क्लॉज। और दूसरा ऑब्वियसली सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज। ठीक, एक और सेंटेंस मैं आपको देता हूं। शी अंडरस्टूड, शी अंडरस्टूड, इसका मतलब वो समझ गई दैट ही इज अ गुड मैन। वो समझ गई कि वह एक अच्छा आदमी है। यहां पर दैट फिर से एक सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। First sentence is considered as principal clause and the second sentence falls in a category of subordinating clause. ये रहा, मैं यहीं पर मार्क कर देता हूं समय की बचत। ये तीन हो गए क्लासिफिकेशन। ये तीन, दो सेंटेंसेस को जोड़ना है। ऑब्वियसली कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है तो ये कॉम्प्लेक्स की तरह दिखेगा भी। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, कॉम्प्लेक्स डेफिनेशन है और कॉम्प्लेक्स एग्जांपल्स भी हैं। अभी फिलहाल इतना ही
क्योंकि इसमें और बताने के लिए मुझे क्लॉज को डिफाइन करना पड़ेगा एंड कंजक्शन को डिफाइन करना पड़ेगा. दैट इज नॉट अप्रोप्रिएट राइट नाउ. सो प्लीज बेयर विथ मी. अभी आप इतना समझें कि दो सेंटेंस को जोड़ा गया है और ये एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है. ठीक है, अब हम बढ़ते हैं कंपाउंड सेंटेंस की तरफ. प्लीज इसे कॉपी करें. अब हम बात करने वाले हैं कंपाउंड सेंटेंसेस की. कंपाउंड का मतलब क्या होता है? जुड़ा हुआ. अब दो सेंटेंस को जोड़ना है फिर से, लेकिन डिफरेंट तरीके से. दोनों सेंटेंस की अपनी अपनी अलग मीनिंग होनी चाहिए. और इन दोनों सेंटेंस को किससे जोड़ेंगे? कोऑर्डिनेट कंजक्शन से. फिर से कंजक्शन का दूसरा टाइप. पहले में क्या इस्तेमाल किया था हमने? सबऑर्डिनेट कंजक्शन. और इसमें वी आर गोइंग टू यूज कोऑर्डिनेट कंजक्शन. ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन लिखेंगे हम. अ सेंटेंस which contains two or more than two principal clauses. प्रिंसिपल क्लॉज प्राथमिक सेंटेंस जो होते हैं. तो प्रिंसिपल क्लॉज इसका मतलब जो प्राइमरी सेंटेंसेस होते हैं इसमें दो या दो से अधिक प्रिंसिपल क्लॉज हो सकते हैं. उन्हें हम जोड़ेंगे कैसे? कोऑर्डिनेट कंजक्शन को यूज करके. सो लिखेंगे दे आर जॉइंड बाय कोऑर्डिनेट कंजक्शन. अब कोऑर्डिनेट कंजक्शन क्या होते हैं? एक दो कंजक्शन मैं लिख देता हूं, आपको थोड़ा बहुत हेल्प मिल जाना चाहिए. जैसे एग्जांपल हो जाएगा इसका एंड, सो, बट, देयरफॉर, एटसेट्रा. इंस्टेड ऑफ. बहुत सारे कंजक्शंस हैं. कंजक्शन जब पढ़ेंगे तो हम उसे डिटेल में पढ़ेंगे. अभी हम क्यों जाएं उसमें, है ना? जिस राह जाना नहीं उसका पता क्यों पूछे, है ना? तो कोऑर्डिनेट कंजक्शन से इस्तेमाल करते हैं इसको जोड़ने के लिए. दो प्रिंसिपल क्लॉज को जोड़ना है. ठीक है, कैसे जोड़ेंगे? ही इज रिच एंड, या हम लिख दें बट ही इज नॉट पेइंग द बिल्स. देखो, आप खुद देखो, दोनों सेंटेंस एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं और दोनों के दोनों सेंटेंसेस को जोड़ा है हमने बट से. ही इज रिच, वह अमीर है, और ही इज नॉट पेइंग द बिल्स, वह बिल पे नहीं कर रहा. इन दोनों सेपरेट सेंटेंसेस को हमने किससे जोड़ा? कोऑर्डिनेट कंजक्शन से जोड़ा. कोऑर्डिनेट कंजक्शन. फिर से मैं यहां लिख दूं शॉर्टकट में प्रिंसिपल. शॉर्टकट में क्या लिखना, पूरा लिख देता हूं. प्रिंसिपल क्लॉज एंड दैट सेंटेंस इज ऑल्सो अ प्रिंसिपल क्लॉज. अब सेंटेंसेस के सारे टाइप्स हमने खत्म कर लिए. पहला हमने पढ़ा टाइप ए, असर्टिव, डिक्लेरेटिव या स्टेटमेंट, इंटरोगेटिव, इंपेरेटिव और एक्सक्लेमेटरी. दूसरा टाइप हमने पढ़ा पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव. तीसरा टाइप हमने पढ़ा सिंपल सेंटेंसेस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस एंड कंपाउंड सेंटेंसेस. सेंटेंस में इससे ज़्यादा कुछ नहीं है. अब जब मैं आपको एग्जाम्पल कराऊंगा अगले लेक्चर में, तब आपको पता चलेगा कि सेंटेंस का कॉन्सेप्ट कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है, जिसमें हम ओपन एंडेड क्वेश्चन और क्लोज एंडेड क्वेश्चन की भी बात करेंगे. ठीक है, दैट विल बी कवर्ड इन द नेक्स्ट लेक्चर. नाउ व्हेन इट कम्स टू योर ड्यूटी, यू हैव टू डू टू थिंग्स. फर्स्ट, बी कंसिस्टेंट. जब आपने इंग्लिश के एरिना में कदम रखा है, यू मस्ट फिनिश इट टिल द एंड. अंतिम तक उसको आपको साथ निभाना है, अंतिम तक आपको साथ साथ चलना है. तभी आपको पूरा का पूरा ग्रामर, पूरे की पूरे ग्रामर आपकी झोली में भर पाएगी. दूसरी बात, मैं जानता हूँ कि आपकी लाइफ बहुत हेक्टिक है. यू हैव अ बिजी शेड्यूल टू फॉलो. यू आर अ स्टूडेंट, यू आर अ हाउस वाइफ, जो भी आप हैं, आपको एक टाइट शेड्यूल फॉलो करना है. उसमें आपको एक इंग्लिश पढ़नी है, क्योंकि ये भी कंपलसरी है. अगर आप जॉब चाहते हैं
अगर आप चाहती हैं कि आपका आप इंडिपेंडेंट हो जाएं, आपका कॉन्फिडेंस बढ़े, तो इंग्लिश इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर. नाउ इट इज़ योर ड्यूटी टू रिवाइज इट. मैं आपसे नहीं कहूँगा कि आप बार बार कॉपी कलम लेकर बैठें, बट एक बार, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ टेक अ नोटबुक एंड अ पेन. कॉपी पेन लेकर बैठें और इसे जॉट डाउन करें. एक कॉपी में आपकी इंग्लिश की पूरी गाथा लिखी होनी चाहिए. दूसरी बात, जब आपको रिवीजन का टाइम आए, जब आपको लगे कि मैंने कहा आपको दिन में 2 बार पढ़ना है, 2 बार 3 बार आपको इसको रिवाइज करना है, सो यू डोंट नीड टू राइट इट एवरी टाइम. व्हाट यू कैन डू, यू जस्ट गो थ्रू द लेक्चर. इस लेक्चर को आप दोबारा देख लें, इस लेक्चर को तिबारा देख लें. जो बातें आप सुनेंगे और देखेंगे वो आपके दिमाग में फिट होंगी. पहली बार आपने लिखा, दैट गिव्स यू एन एडिशनल बेनिफिट व्हेन इट कम्स टू रिवीजन. जब भी आपको लगे कि आप ये सेंटेंस भूल रहे हैं, प्लीज गो थ्रू द वीडियो अगेन. दैट विल हेल्प यू टू बूस्ट अप योर कॉन्सेप्ट. ट्रस्ट मी, आई हैव डन दिस एंड आई हैव अचीव्ड पॉजिटिव रिजल्ट्स. सो प्लीज bear with me, please take it seriously when it comes to English, क्योंकि पढ़ना है और सीरियसली पढ़ना है. अगर हम नहीं पढ़ेंगे सीरियसली तो हम इंग्लिश को फिर से छोड़ देंगे. थोड़े दिनों तक पढ़ेंगे, एक्साइटमेंट रहेगी और फिर से हम इसे छोड़ देंगे. प्लीज़ डोंट डू दैट. दिस टाइम बी सीरियस और इसको सीरियसली पढ़ें, स्टेप बाय स्टेप पढ़ें और अंत तक सीखें. ट्रस्ट में, इट विल गिव यू द पॉजिटिव रिजल्ट्स वॉट एवर यू आर ट्राइंग टू अचीव राइट नाउ, वेदर इट कम्स टू अचीविंग द गोल्स, टेकिंग जॉब, इंटरव्यूज. आपको पता चलेगा कि आप कैसे बोल सकते हैं. क्या आप मुझे बोलते देख रहे हैं, मैंने कोई स्पोकन की क्लास नहीं ली, मैंने अपने ग्रामर को बूस्टअप किया और ग्रामर बूस्टअप करने से आई गॉट द बेनिफिट. आई कैन कम्युनिकेट इन इंग्लिश, आई कैन इम्प्रोवाइज इट एवरी टाइम व्हेन इट कम्स टू न्यू सेंटेंसेस, न्यू ग्रामर रूल्स. प्लीज़ कंटिन्यू रहें, लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करने को कहें अगर आपकी इच्छा हो तो, और पढ़ते रहें. थैंक यू. प्लीज़ टेक रेस्ट एंड स्टडी. थैंक यू.